Hello everyone, welcome back to this channel. This class is going to be useful for the students of UGC NET and उन students के लिए जिनका English Literature subject है और किसी PSC एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं. So हमने लास्ट क्लास में जो है Origin of Drama के बारे में पढ़ा था and let's recap that. Very first we have discussed कि what are the liturgical plays. कि लिटरेजिकल जो प्लेज हैं वो क्या थे. जैसे ड्रामा में हमने ओरिजिन ऑफ ड्रामा में डिस्कस किया था कि जो वेरी बिगनिंग ऑफ द ड्रामा है वो कहां से मानी जाती है, फ्रॉम द चर्च. यानी जो ड्रामा है वो चर्च के इनसाइड से स्टार्ट होता है और उनको जो है क्या कहा जाने लगा, लिटरेजिकल ड्रामा या लिटरेजिकल प्लेस जो है उनको कहा जाने लगा. तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि क्वेम क्वार्टेस ट्रोप, ये जो था ये एक ड्रामा था, एक प्ले था, डायलॉग बिटवीन एंजल्स एंड मैरीज एट क्राइस्ट टूम. और इसको जो है सीड ऑफ ओल्ड ड्रामा माना जाता है बिकॉज मिडाइवल पीरियड में यहां से जो है शुरुआत मानी जाती है. एंड जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो ड्रामा है उसकी शुरुआत चर्च के इनसाइड से हुई थी. यानी ये जो 4 पार्ट में यहां पर आपको बता रही हूं, चर्च, ऑल्टर, नेव एंड स्ट्रीट, कि कैसे ड्रामा जो है वो चर्च के अंदर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद उसके यार्ड में गया और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कॉमन पीपल तक एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि पहले जो ड्रामा, जो लिटरेजिकल प्लेज होते थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे. यस, याद करिए, वो लेटिन में लिखे जाते थे. और लेटिन एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हर कोई कॉमन पीपल जो है उसको नहीं समझ सकता था. इसलिए धीरे धीरे इन ड्रामास को जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में, यानी जैसे ही हम मिडाइवल पीरियड के उस पीरियड में जाएंगे जहां मिस्ट्री प्लेस लिखे गए थे, वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाने लगी, वर्नैकुलर. वर्नैकुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती थी जिसमें कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है वो शामिल थी और कॉमन लैंग्वेज पीपल जो है आसानी से समझ सकते थे, तो वो ड्रामा को एंजॉय करने लगे. उसके बाद जो है आपने देखा था उस दिन कि मोरालिटी प्लेस जो है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि मिस्ट्री प्लेस के बाद में मोरालिटी प्लेस आए थे. जैसे हमने देखा कि लिटरेजिकल प्लेस जो थे इनके थीम जो है वो कैसे थे, बिब्लिकल. यानी ये बिब्लिकल थीम्स के ऊपर बेस्ड जो है स्टोरी को नैरेटिव्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. और इनके जो एक्टर होते थे वो कौन होते थे, क्लर्जी ही यहां पे रोल प्ले करते थे. और इनका जो मोटिव है या मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये होता था कि लोगों को जो है वो बाइबल की जो टीचिंग्स हैं वो दे सके. उसके बाद जो है मिस्ट्री प्लेस, ये भी बिब्लिकल नैरेटिव्स ही होती थी. इनको 4 साइकिल्स में इनको बांटा गया था और ये भी जो है धीरे धीरे चर्च से बाहर, हमने ये पढ़ा था उस दिन कि चर्च से बाहर भी अब ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाने लगा था. और पेजेंट वैगन्स, इसका मतलब होता है कि अब एक कार्ट सी होती थी, उस कार्ट के अंदर प्लेयर्स को भर भर कर लेकर जाया जाता था और दिन में 2-4 बार जो है उसको सेम जो बिब्लिकल थीम जो होता था उसके ऊपर बेस्ड स्टोरीज को 3-4 बार परफॉर्म किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. और ये घूम घूम कर जो है अपना बिब्लिकल जो नैरेटिव्स है उनका परफॉर्मेंस दिया करते थे. उसके बाद जो है वो था मोरालिटी प्लेस. देखिए यहां तक जो लिटरेजिकल ओरिजिन है, जो मिस्ट्री प्लेस है, लिटरेजिकल और मिस्ट्री प्लेस जो है यहां तक इनकी जो नैरेटिव्स होती थी वो बाइबल से इंस्पायर्ड थी. लेकिन अब यहां पर थोड़ा चेंज आया. कैसे, अब जो है उनका थीम क्या होने लगा, मैन वर्सेस फेट के बारे में बात होने लगी, मैनकाइंड वर्सेस टेम्पटेशन की बात होने लगी, जो एलिगोरिकल जो सॉल की जर्नी है उसके बारे में बात होने लगी. और मोरालिटी प्लेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आते ही लोगों को, यानी सेंटर ऑफ, जो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ एनी यूनिवर्स जो है वो किसको माना जाने लगा, ह्यूमन को. तो यहां से आप कह सकते हो कि जो आपकी ह्यूमैनिज्म कह सकते हो, रेनेसां जो पीरियड है उसकी शुरुआत इसके बाद से होने लगी थी. अब देखिए हमने इंटरल्यूड्स के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन कर लेनी है कि इंटरल्यूड्स क्या होते हैं. देखिए अगर आप बहुत फुल फ्लेज जो है कोई प्ले देख रहे हैं, उस टाइम पे और कोई तो एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था उनके पास, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए मिडाइवल पीरियड में क्या करते थे, वो प्लेस को देखा करते थे. और एज वी हैव डिस्कस्ड कि इन तरीके से उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था विद द पीरियड ऑफ टाइम. तो देखिए अब इतना बड़ा प्ले है और उस प्ले को आप देख करके जो है थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आप बोर फील कर रहे हो, तो उसके बीच में कुछ इंटरल्यूड्स ऐड की जाने लगी.
अब वो इंटरल्यूड्स क्या होती थी, वो शॉर्टर होती थी, इंडोर होती थी, सेक्युलर, यानी पहले जो है उनका थीम बिब्लिकल था, अब धीरे धीरे जो है इंटरल्यूड्स यानी इन मोरालिटी प्लेस के बीच में कुछ छोटी सी एक जो है आप कह सकते हो हंसी मजाक के लिए एक इंटरल्यूड्स का जो है जन्म हुआ, और जिससे जो आप कह सकते हो सेक्युलर और कॉमिक और सैटारिकल जो फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो देखिए इंटरल्यूड्स क्या होती है, वो ट्रांजिशनल फॉर्म थी क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। मोरालिटी प्लेस के बीच बीच में ऐसे कुछ इंटरल्यूड्स जो है शामिल कर दी गई, जिससे लोगों को थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कॉमिक रिलीफ मिले, यानी वो प्ले देख रहे हैं और उस प्ले के बीच में वो थोड़ा सा जो आप कह सकते हो बोर हो रहे हैं, या फिर वो काफी उनको बर्डन फील हो रहा है उसको देख करके, एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, क्योंकि मोरालिटी मीन्स उनको कुछ ना कुछ अब टीचिंग्स दी जाने लगी थी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो अब जो है इंटरल्यूड्स को ऐसे शामिल कर लिया गया, और इससे क्या हुआ, ये एक तरह से कह सकते हो ब्रिज टू रेनेसां ड्रामा। अब ये जो है इंटरल्यूड्स ये शुरुआत करती हैं दैट पेव द वेव फॉर द रेनेसां पीरियड। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये आपका रिवीजन हो गया है लास्ट क्लास का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हमने जैसे मिडाइवल पीरियड है, तो आपको पता है कि इंग्लिश जो हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है एजेस के अंदर। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास मिडाइवल पीरियड था, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, ये आपको डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि 1558 से लेकर के 1603 तक जो टाइम पीरियड था दैट इज नोन एज एलिजाबेथन पीरियड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिजाबेथन जो पीरियड है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो वो है 1558 से 1603 तक। अब देखिए इसमें जो चेंजेस आए, जैसे मोरालिटी प्ले के बाद में इंटरल्यूड्स आए, और इन कॉमिक और सैटारिकल जो इंटरल्यूड्स है इन्होंने एक नया रास्ता खोला, किसके लिए, एलिजाबेथन जो है एज के लिए। देखिए कैसे, इसकी शुरुआत मानी जाती है हमारे यूनिवर्सिटी विट से। अब आप ये सोचेंगे जैसे फॉर अ न्यू स्टूडेंट इट्स क्वाइट अ मिस्ट्री कि व्हाट इज यूनिवर्सिटी विट्स। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये यूनिवर्सिटी विट्स जो वर्ड है ये है क्या। देखिए यूनिवर्सिटी का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है देन पीरियड की, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटीज के कुछ स्कॉलर्स थे, और उन स्कॉलर्स ने जो राइटिंग यानी कि उन्होंने आप कह सकते हो जो विट के साथ जो राइटिंग्स की थी, विट का मतलब होता है आप ये यहाँ पर यूज कर सकते हो एक वर्ड कि जब उनके पास जो है जो हाजिर जवाबी आप कह सकते हो, उनके पास जो एक अलग से उनके पास एक वो था विट था, जिससे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी राइटिंग्स को लिखा करते थे। जैसे कि आप कह सकते हो कि उनके पास लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस, यानी वो पढ़े लिखे थे और लॉन्ग स्पीचेस जो है वो यूज किया करते थे अपनी राइटिंग्स के अंदर। लॉन्ग स्पीचेस हो गई, अच्छी अच्छी जो है आप कह सकते हो ह्यूमैनिज्म के ऊपर बेस्ड उनके थीम्स हुआ करते थे, ह्यूमैनिज्म। ब्लैंक वर्ड्स में वो लोग लिखा करते थे, यानी दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द अर्लियर राइटिंग। ठीक है, उन्होंने जो अर्लियर राइटिंग्स थी कुछ उनसे इंस्पायर होकर के कुछ अपना नया जो है उसके अंदर एड ऑन करके इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो है दे आर एजुकेटेड राइटर्स ब्रिंगिंग क्लासिकल लर्निंग टू पॉपुलर स्टेज। अब देखिए इससे पहले क्या होता था कि जो कॉमन पीपल थे वो थोड़ा बहुत ही इन चीजों को एज ए एंटरटेनमेंट या एज ए मोरालिटी प्ले एंजॉय करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन राइटर्स ने पॉपुलर स्टेज तक अपनी राइटिंग्स को लाना शुरू कर दिया, और एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन शेक्सपियर इनहेरिटेड। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो राइटर्स थे जिन्होंने शेक्सपियर से पहले लिखा था। तो ये आप कह सकते हो कि शेक्सपियर इनके बाद आए और पहले यूनिवर्सिटी विट्स थे। अब इनमें नाम हम लोगों को ध्यान रखने हैं कि इनमें कौन कौन से राइटर्स थे। इनमें राइटर्स थे टॉमस किट, टॉमस लोच, टॉमस नैश, जॉन लाइली, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन
and George Peele. And George Peele. These were the writers that were associated with university, the name as University Wits. तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये वो ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन एंड ऑफ इसके बारे में पूछा जाता है. सो आपको जो है इनके नेम्स बाय जो है आपको लर्न करने हैं. आपको इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर मार्लो रहेंगे, जो आपने अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनको पढ़ा भी होगा, जैसे कि डॉक्टर फोस्टस के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं. तो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर फोस्टस जो हैं वो एक बहुत ही एम्बिशियस काइंड ऑफ जो है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटैगनिस्ट होते हैं, और अपने जो है अपने सोल का जो है वो पैक्ट करते हैं विद लूसीफर, कि वो एक तरह से आप कह सकते हो जो क्रिस्टोफर मार्लो है, डॉक्टर फोस्टस, ये दिखाता है कि कैसे जो है ज्यादा एम्बिशियसनेस भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है. तो यहाँ पर आपको इन राइटर्स के नाम याद रखने हैं. नेक्स्ट वी हैव मार्लो, जो अभी मैंने जिनके बारे में बताया कि ब्लैंक वर्स जो है इन्होंने यूज किया है, और उस ब्लैंक वर्स को जो है माइटी लाइन कहा जाता है. माइटी लाइन, ओवर रीचिंग हीरो सीक्स इनफिनाइट पावर, यानी यहाँ पे डॉक्टर फोस्टस की बात हो रही है. डॉक्टर फोस्टस जो करेक्टर है इनका, जो इनका नेम ऑफ द प्ले भी है, तो उसमें वो ओवर रीचिंग हीरो है जो इनफाइनाइट पावर चाहता है, नॉलेज चाहता है, प्लेजर चाहता है, एंड कोलाइड्स विद ह्यूमन लिमिट्स. उसके बाद इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है टैमरलिन, एडवर्ड टू, जियो ऑफ माल्टा. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, यू शुड रीड देम थॉरोली. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे आपके क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं. देन वी हैव, आपको पता है द बार्ड ऑफ एवॉन, जो द बार्ड ऑफ एवॉन जिनको कहा जाता है, यस, शेक्सपियर. शेक्सपियर जो है ये भी आपको इसी एलिजाबेथन एज में जो है पढ़ने को मिलेंगे. ये ओरिजिन ऑफ ड्रामा जो हमने पढ़ा है, जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसमें कौन कौन से राइटर्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में है एक तरह से. बाद में हम इनको डिटेल में भी देखेंगे वन बाय वन. देखिए, शेक्सपियर जो है, ही हैज रिटन 37 प्लेस, जिसमें कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज, रोमांसेस, और उसके बाद इनका एक नेम ऑफ द थिएटर भी है जिसको कहा जाता है ग्लोब थिएटर, चैम्बरलेन्स मैन, जिसको 1599 में जो है ग्लोब थिएटर की आप कह सकते हो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फोलियो, जो 1623 में आया था, और फिर सेकंड फोलियो आया था जो 1632 में. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज फर्स्ट फोलियो एंड व्हाट इज द सेकंड फोलियो. जो फर्स्ट फोलियो है उसमें कुछ इनके जो वर्क्स है उनका एक कलेक्शन है जिसको एक साथ जो है पब्लिश किया गया था, इसलिए इसको फर्स्ट फोलियो नाम दे दिया गया. उसके बाद इनकी जो है आपको याद रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडीज हैं. कौन सी हैं? HOKM. ये इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखनी है, जैसे हैमलेट, टू बी एंड नॉट टू बी वाला जो हमारा कैरेक्टर रहेगा, ओथेलो जिसमें डेस्टिमोना और इयागो के कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किंग लियर जिसमें कॉर्डेलिया और किंग लियर और उसके 2 और बेटियों की कहानी है, और उसके बाद मैकबेथ, आपको पता ही है, वेरी एम्बिशियस किंग जो कि किंग डंकन को मार देता है लेडी मैकबेथ के कहने पर, और वो एम्बिशियस होता है, वो कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा पाना चाहता है टाइम से पहले. सो बेसिकली 1558 से 1603 में दीज आर द इंपॉर्टेंट राइटर्स. एक तो हमें पढ़ने हैं सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स के कौन कौन से वर्क्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है शेक्सपियर से पहले आकर के, और शेक्सपियर ने, आपको ये भी ध्यान है कि शेक्सपियर ने मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं वो इधर उधर से कॉपी किए हैं. तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जैसे रोजलिंड जो वर्क है उससे उसने एज यू लाइक इट जो वर्क है शेक्सपियर का, वो इंस्पायर्ड है. कहीं ना कहीं से उसके सोर्स जो हैं वो एक दूसरे से लिए गए हैं. तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सारे यूनिवर्सिटी विट्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स और किस लिए वो फेमस है वो हमने देखना है. मार्लो जो है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम की अगर आप बात कर लो, बहुत ज्यादा इनका जो वेटेज है वो रहता है, एज वेल एज शेक्सपियर. इनको कौन नहीं जानता, इनके सारे वर्क्स आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है. ट्रेजेडीज हो, कॉमेडीज हो, ट्वेल्थ नाइट जैसे आपका वर्क है, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ हो गया, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है. मिडनाइट ड्रीम हो गया, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आया नहीं है, लेट मी राइट इट, मिडनाइट ड्रीम, जिसमें हम पढ़ेंगे प्ले विद इन प्ले. ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, प्ले विद इन प्ले. जैसे माउस ट्रैप जो है वो इसके अंदर था, हैमलेट के अंदर, कि जब आप कोई भी गुनाह को छुपा रहे होते हो तो उसको बाहर निकालने के लिए एक माउस ट्रैप यानी प्ले विद इन प्ले जो है वो परफॉर्म किया जाता है हैमलेट से. हैमलेट करता है अंकल को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप, अपने फादर की जो है
मर्डरर, अपने फादर के मर्डरर को पकड़ने के लिए ये जो है वो परफॉर्म करता है. सो बेसिकली दीज वर द राइटर्स दैट बिलोंग्स टू एलिजाबेथन ड्रामा एंड द टाइम पीरियड इज 1558 टू 1603. हम इनको वन बाय वन देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा मिडाइवल पीरियड. मिडाइवल पीरियड जो है उसके बाद हमने देखा कि हमारा कौन सा था, एलिजाबेथन पीरियड. एलिजाबेथन पीरियड का टाइम पीरियड हमारा कितना था, 1558 से लेकर के 1603 तक. ठीक है, ये था हमारा एलिजाबेथन पीरियड. ये आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे इनको लर्न रख सकते हैं. एलिजाबेथन पीरियड 1603 से लेकर के 1625 तक का पीरियड जो है उसको कहा जाता है जैकोबियन ड्रामा. अब जैकोबियन जो है किंग जेम्स फर्स्ट जो है उनके टाइम पीरियड को कहा गया है, उनके नाम पर ही जैकोबियन ड्रामा इसका नाम रखा गया. अब देखिए, पहले जो वर्क्स लिखे जा रहे थे इन द एलिजाबेथन पीरियड, आपने देखा कि शेक्सपियर जो है उन्होंने कॉमेडी लिखा. उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया जिसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं. ट्रेजिक कॉमेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी दो टाइप के जो है आपके जॉनरास को मिक्स किया जाता है ना. तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि शेक्सपियर जो है वो कहते हैं कि लाइफ फुल ऑफ हमारी ट्रेजेडी या कॉमेडी नहीं है. सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेंशन भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. जो पहले से लिखे जा रहे थे उनसे थोड़ा सा चेंज उन्होंने करना शुरू कर दिया और उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को जो है लिखा. उसके बाद देखिए एक नई और चीज आपको पढ़नी है, सैटायरिकल कॉमेडी. देखिए 1603 से 1625 के बीच में सैटायरिकल कॉमेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ये सब जो है बहुत ज्यादा, यानी ये और ज्यादा पॉपुलर हो गई थी. सैटायरिकल कॉमेडी जो है ये सैटायर होती थी. जैसे बेन जॉनसन की आपने पढ़ी होगी, बार्थोलोमेव फेयर, द एल्केमिस्ट, आपने पढ़े होंगे. हम इसको करेंगे भी, एक एक राइटर को उठा के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, सैटायरिकल कॉमेडी एक काइंड ऑफ सैटायर होती थी, यानी किसी पर्टिकुलर कोई टॉपिक के ऊपर तंज कसना, दैट इज योर सैटायर इन अ इजी वे. थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, यानी किसी भी एक्सेस जो है ऑफ फ्लूइड, यानी हर इंसान के अंदर जो है कोई ना कोई चीज एक्सेस में होती है. उनके अंदर एक फ्लूइड होते हैं, 4 काइंड ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे बेन जॉनसन, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें सारे बैलेंस में हो. कहते कोई ना कोई जो फ्लूइड है वो ऊपर नीचे हर इंसान में होता है. तो उन फ्लूइड की वो बात करेंगे. जैसे एल्केमिस्ट के अंदर, उनके अंदर जो है ग्रीड होती है, जो एल्केमिस्ट में जो पर्सन होता है. तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि वॉल्पनी द फॉक्स, इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, द एल्केमिस्ट और बार्थोलोमेव फेयर. ये सारे के सारे वर्क्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीड, यानी जो उस टाइम जो प्रेजेंट सोसाइटी थी उसमें ग्रीड को, क्रूडिलिटी को, करप्शन को, इन सबको जो है थ्रू हिज वर्क ही रेडिक्यूल्ड, उसने रिप्रेजेंट किया है. तो आपको सैटायरिकल कॉमेडी के बारे में पता चल गया. उसके बाद वी हैव रिवेंज ट्रेजेडी. जैसे हमने पढ़ा था गॉर्बोडक 1561 में फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी उसको माना जाता है. ठीक है, नॉर्टन सैकविल ने उसको लिखा है. तो देखिए उसमें भी क्या था कि एक बेटा जो है दूसरे बेटे को मार देता है फॉर द प्रॉपर्टी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं. और उसमें मदर क्या करती है, जो मर्डर बेटा होता है उसी को वो क्या कर देती है, मौत के घाट उतार देते हैं उसके पेरेंट्स. अब क्या करते हैं, सोसाइटी में जो इधर उधर रह रहे हैं उसके नेबर्स, वो मिल करके उसके पेरेंट्स को, यानी उन दोनों को भी मार देते हैं. तो वो एक ब्लडशेड से रिलेटेड एक रिवेंज ट्रेजेडी उसको हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर देखो, शुरुआत जो सीड ऑफ जो ट्रेजेडी था वो वहां सिनिकन से इंस्पायर होकर के लिखा गया था गॉर्बोडक. उसके बाद जो रिवेंज ट्रेजेडी है, यानी बहुत ही डोमिनेंट ट्रेजिक फॉर्म होती है, जो कोर्ट करप्शन, एथिक्स ऑफ प्राइवेट रिवेंज, ऑब्सेसिव साइकोलॉजी, सेक्सुअलिटी एंड पावर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं. यानी इन्हीं थीम्स को पकड़ पकड़ के वो लोग क्या कर रहे थे, लिखना शुरू कर रहे थे. उसके बाद देखिए जैसे वेबस्टर है, जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ माल्फी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मिडल्टन, द चेंजलिंग. तो आपको याद रखना है कि कुछ राइटर्स हैं जो रिवेंज ट्रेजेडी लिखा करते थे, उनमें वेबस्टर और मिडल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इन्हीं की एज के कुछ राइटर्स हैं जैसे ब्योमाउंट एंड फ्लेचर, ये लिखते हैं ट्रेजिक कॉमेडी. जैसे फिलास्टर हो गया, मेड्स ट्रेजेडी हो गई, ये ट्रेजिक कॉमेडी जो सिचुएशंस रिजॉल्व्ड हैप्पीली. यानी इसमें देखो ट्रेजेडी में क्या होता है, प्योरली ट्रेजेडी होती है जिसमें सैड नोट पे एंड होता है. कॉमेडी प्योरली कॉमेडी होती है जिसमें भी सैड नोट पे जो है एंड होता है, प्ले. लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है कि लास्ट में रेजोल्यूशन हमें मिल जाता है. रेजोल्यूशन का मतलब कि आप हैप्पीली उसको, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे थ्रू आउट द प्ले, उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है और हैप्पी एंडिंग उसकी हो जाती है.
इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो अरिस्टोक्रेटिक करेक्टर्स होते हैं। इसका प्लॉट जो है वो कैसा होता है, रोमांटिक होता है। इसमें थ्योरेटिकल सरप्राइजेस होते हैं। और ये जो है इस एज की, मैंने बताया ना कि शेक्सपियर की एज की सबसे फेमस जो है वो क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। तो बेसिकली आपको जो है सैटारिकल कॉमेडी, रिवेंज ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी, यानी जो जैकोबिन ड्रामा था, जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था, उसमें ये चीजें बहुत ही फेमस रही हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सो दिस वाज द क्लास जिसमें मैंने आपके साथ एक बेसिक जो आपको आउटलाइन दी है कि कैसे हम लोग जो हैं इन राइटर्स को कवर करने वाले हैं और किन किन राइटर्स को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, किन को हमें थोड़ा लेस जो है फोकस करना है। सो बेसिकली ये टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।